हेलो एवरीवन, आज हम थ्योरी ऑफ सप्लाई करते हैं। देखिएगा सप्लाई क्या होती है। इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फर्म विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट डिफरेंट प्राइसेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो फर्म है वो विलिंग है, मतलब वो चाहता भी है उस चीज़ को ऑफर करना पब्लिक में, और एबल भी है। ठीक है, मतलब वो 10 बिस्किट के पैकेट उसके पास हैं भी, और वो चाहता भी है ऑफ़र करना एट ए डिफरेंट प्राइजेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। उसको क्या कहते हैं हम? सप्लाई कहते हैं। अब सपोज़ करो कोई विलिंग तो है कि मैं सप्लाई करूं, पर उसके वो एबल ही नहीं है, उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो सप्लाई कैसे हो सकता है? ठीक है। उसके बाद आता है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देखिएगा सप्लाई क्या होती है? वेरियस कमोडिटी प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइजेस। मतलब वेरियस कमोडिटी, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो रेडी है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। कि 10 प्राइजेस होंगे तब मैं 20 बिस्किट के पैकेट सेल करूँगा, 20 प्राइजेस होंगे तो मैं 30 बिस्किट के पैकेट क्या करूँगा, सेल करूँगा। तो ये क्या हो गया? मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या करूँगा, क्वांटिटी को सेल करूँगा। जबकि क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है कि भाई सिर्फ इतना बता दो, जब 20 प्राइजेस होंगे तब आप कितने बिस्किट के पैकेट सेल करोगे, तो मैं तब कितने करूँगा, 30। मतलब स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट ए डिफरेंट स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक प्राइस 20 है तो ये बता दो स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी सेल करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, स्टॉक कमोडिटी अवेलेबल विद फर्म। स्टॉक वो होता है जितना भी गोडाउन में सामान है वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई दैट ऑफर टू पब्लिक फॉर अ सेल। जितना हम ऑफर करते हैं, किसमें, पब्लिक में सेल करते हैं, वो क्या हो गई, हमारी सप्लाई हो गई। उसके बाद आता है प्राइजेज। प्राइजेज अगर बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी डज नॉट अफेक्टेड। अब देखो गोडाउन में जो सामान पड़ा है, प्राइजेज चाहे भले ही बढ़ जाए, गोडाउन में सामान कैसे बढ़ सकता है? ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राइजेज अगर हम बढ़ गए तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्राइजेज और सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब जितना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे, जो प्रोड्यूसर है वो उतना ही ज़्यादा सप्लाई करना पसंद करेगा, क्योंकि उसको उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हर प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मेज़र कर सकते हैं कि आज हमारे गोडाउन में 50 बिस्किट के पैकेट पड़े हैं। ठीक है। मेज़र एट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब पिछले 2 घंटे से, पिछले 2 दिन से, पिछले 4 दिन से। तो सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र नहीं कर सकते। सप्लाई हमेशा ऐसे ही मेज़र होती है कि मैं पिछले 2 घंटे में हमने 2 केजी राइस बेच दिए। ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि मैंने अभी अभी मतलब जैसे मैं इतना बेचूंगा या इतना बेच दिया है, नहीं। पिछले एक क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कि भाई आज तो अच्छी खासी बिक्री हो गई। ठीक है, एक दिन से बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। ठीक है। तो और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि स्टॉक जो है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का सबसे ज़्यादा एरिया होता है। ठीक है। उसके बाद किसका होता है, आपका सप्लाई का होता है। ठीक है। और उसके बाद किसका होता है, आपका सेल का होता है। स्टॉक मतलब 20 बिस्किट के पैकेट पड़े थे। सप्लाई मतलब आपने जनता को ऑफर कर दिया 10, पर जनता ने खरीदे कितने, सिर्फ 5। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जो टेबल की फॉर्म में हो। ठीक है। सप्लाई कर्व में और सप्लाई शेड्यूल में यही डिफरेंस होता है। सप्लाई शेड्यूल हमेशा टेबल की फॉर्म में होता है और सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ की फॉर्म में होता है। तो देखिएगा सप्लाई शेड्यूल में इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आएगा, मतलब एक पर्सन का, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मतलब देखिएगा टेबल की फॉर्म में दे रखा है, जब प्राइजेस 10 होंगे तो दीपांशु ने क्वांटिटी सेल की 20 बिस्किट के पैकेट, और 20 हो गए तो कितना, 30। तो सिर्फ हम किसका ले रहे हैं, एक पर्सन का, दीपांशु का। तो ये क्या हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गई। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होती है, जब हम बहुत सारे जितने भी मार्केट में सेलर हैं
उनका देखते हैं वो कितना बेच रहे हैं और उनको उठा के टोटल कर दिया। प्राइजेस 10 हैं तो दीपक ने सेल किया कितने बिस्किट के पैकेट, 20। प्राइजेस 10 थे तो हर्ष ने कितना सेल किया, 15 बिस्किट के पैकेट, ठीक है। और 20 हो गए तो दीपक ने 30 और हर्ष ने कितने बिस्किट के पैकेट सेल किए, 20। तो अब 20 को और 15 को मिला दो 35 और 30 को और 20 को मिला दो कितने हो गए, 50। तो ये हो गई मार्केट सप्लाई सबका टोटल। क्लियर है। उसके बाद आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व वो होता है जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो ग्राफ की फॉर्म में हो। तो वही सेम इसमें भी दो पार्ट है आपका, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है कि सिर्फ हम इसमें एक पर्सन की देखेंगे। जैसे देखो, जब दीपांशु के देखो प्राइजेस 10 हुए थे, जब प्राइजेस 10 हुए थे तो वो कितना बेच रहा था, 20 बिस्किट के पैकेट। जब प्राइजेस 20 हो गए तो कितना बेच रहा है, 30 बिस्किट के पैकेट। आ गई बात समझ में। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है और अपवर्ड क्यों है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितने ज़्यादा हमारे प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही हमारे क्या हो रही, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं। अब देखिएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। अभी इसका बनाएंगे हम ये टोटल का। जब 10 प्राइजेस थे तो मार्केट में कितना सेल हो रहा था, 35। तो कितना हो गया, 35। जब प्राइजेस 20 हुए तो कितना हो गया टोटल सेल, 50। आ गई बात समझ में। ये थोड़ा क्या होता है, फ्लैटर होता है, थोड़ा सा यूं होता है, क्योंकि देखो इसमें सब इंडिविजुअल को मिला के बनाया है हमने ये ग्राफ। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिएगा, ऑन प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी, पहला कि जब कॉमोडिटी के खुद के प्राइजेस क्या हो जाए, कॉमोडिटी के खुद के प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, जब प्राइजेस कम हो जाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्रोड्यूसर ए सेलिंग टी एंड कॉफ़ी। देखिएगा, प्रोड्यूसर ए जो है वो क्या सेल करता है, टी करता है। एंड कॉफ़ी प्राइजेस इंक्रीज इन अ मार्केट नाउ, प्रोड्यूसर ए विल नॉट सेल टी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। कहने का मतलब ये है कि देखो, जब ए जो प्रोड्यूसर है वो टी सेल करता है और जब कॉफ़ी के प्राइजेस क्या हो जाएंगे, मार्केट में बढ़ जाएंगे, तो मुझे बताइएगा ए जो प्रोड्यूसर है वो टी को एग्जिस्टिंग प्राइजेस पे सेल करना चाहेगा, नहीं, क्योंकि भाई वो भी तो प्रॉफिट कमाना चाहता है। जो उसके साथ वाले गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए हैं तो हम क्यों ना बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ फर्म। जितनी ज़्यादा फर्म होंगी मार्केट में उतनी ज़्यादा क्या होगी, मार्केट में सप्लाई होगी, और जितनी ज़्यादा कम फर्म होंगी उतनी ज़्यादा लेस सप्लाई होगी। आ गई बात समझ में। जैसे वहाँ हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि दीपांशु ने, देखो दीपांशु अकेला था मार्केट में तो क्या हो गया, कम सप्लाई हो रही थी। जब और साथ में आ गए तो क्या हो गई, ज़्यादा सप्लाई हो गई। उसके बाद आता है गोल ऑफ फर्म। दो गोल हो सकते हैं, या तो सेल को हम मैक्सिमम करें या प्रॉफिट मैक्सिमम करें। जब हमारा गोल है कि सेल मैक्सिमाइजेशन, तो क्या होगा, मोर सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस। जब हमारा गोल ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, सेल को बढ़ाना है, तो हम एग्जिस्टिंग प्राइजेस पे, जो अप प्राइस है उसी पे हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो भाई जब प्राइजेस ज़्यादा होंगे ना तभी हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। आ गई बात समझ में। यहाँ हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्राइजेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मुझे बताइएगा एक बार। जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, प्राइजेज ऑफ लैंड लेबर अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो, जब पहले सपोज़ करो मैं वीट उगाती थी तो मुझे एक खेत जो है वो मैं 20,000 में मिलता था मुझे। अब वही खेत मुझे लोग कह रहे हैं कि हम आपको 50,000 में देंगे, तो मैंने वीट उगाना ही बंद कर दिया। मेरे बस की बात ही नहीं है 50,000 में मैं वो खेत को खरीदूँ। तो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिएगा, जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा, जितनी ज़्यादा ख़राब टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, जैसे हम कोई भी रटने की बात नहीं है, हम किसी से हाथ से काम करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लगेगा ना, तो सप्लाई क्या होगी आपकी, कम होगी। अब उसी की जगह आप मशीन वगैरह ले आए बिल्कुल अच्छी टेक्निक वाली, वो खूब प्रोडक्शन कर रही हैं आपका दिन में, तो क्या होगी, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। सेवन्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइजेस। इसमें क्या होता है, देखिएगा, अगर क्रॉप ऑफ प्राइजेस विल इंक्रीज इन नवंबर, सप्लाई विल लेस इन अक्टूबर। अगर आपको ऐसा लगता है कि नवंबर में
वीट के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो हम अब सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर जो है वो खेत से जब सामान निकलवा के लेके आता है, वीट निकलवा के लेके आता है, तो क्या कहता है, उसको लगता है कि दिसंबर में जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे मैं तो तभी क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा। अभी हम क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, जब प्राइजेस ज़्यादा होंगे फ्यूचर में तभी हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिएगा जब टैक्स रेट बढ़ जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप 10,000 का सामान बनाते थे, ठीक है, तो 10,000 की सप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब क्या होगा, 10,000 में से गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2,000 तो हमें टैक्स चाहिए, तो आपके पास कितने बच गए, 8,000। तो अब 8,000 की क्या हो रही है, सप्लाई, क्योंकि वो टैक्स रेट बढ़ गया ना, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और सब्सिडी के केस में क्या होता है, 10,000 का सामान बनाते थे, अब गवर्नमेंट कह रही है कि सुनो बात ध्यान से, हम आपको 2,000 और दे रहे हैं, तो 12,000 हो गए ना हमारे पास, तो 12,000 की क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिएगा लॉ ऑफ सप्लाई। देखिएगा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइजेस। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का क्या मतलब है। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो आपने पिछले पेज पे ये जितने भी क्या पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे। एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइजेस, मतलब जितने ज़्यादा आपके प्राइजेस बढ़ जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अजम्पशंस क्या क्या है कि आपके जितने पिछले पेज पे हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, मतलब प्राइजेस ऑफ फैक्टर इनपुट्स कोई चेंज नहीं होना चाहिए, गोल ऑफ फर्म है वो कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसमें, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हैं, कॉफ़ी के प्राइजेस क्या हैं, बढ़ने नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शंस क्या क्या है। एक्सेप्शंस मतलब होता है कि हटके, मतलब हमने क्या पढ़ा कि जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी, हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। पर अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कुछ प्राइजेस सॉरी पॉइंट्स जो है वो क्या है, हटके हैं। देखिएगा एग्रीकल्चरल आउटपुट, सपोज प्राइजेस ऑफ वीट इंक्रीज, सप्लाई विल नॉट इंक्रीज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मार्केट में वीट के प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी, मुझे बताइएगा। उसके लिए लैंड भी तो चाहिए आपको, तभी तो उगा पाओगे। अब जो लैंड है वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड है हमारे पास, लैंड के प्राइजेस इतने ज़्यादा है हम खरीद ही नहीं सकते, तो चाहे भले ही प्राइजेस बढ़ने दो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। देखिएगा दोज गुड्स विच आर हाई इन वैल्यू, सपोज पलक मेक ए सीनरी इन 15 days, नाउ प्राइजेस ऑफ सीनरी इंक्रीज बट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है, जिन गुड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे जो सीनरी 50-50 हज़ार में क्या होती है, बिकती है। अब आपको लग गया जो सीनरी का प्राइजेस है वो 80,000 हो गया, तो सीनरी का प्राइजेस भले ही बढ़ने दो, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, जो पलक है वो सीनरी जो है वो 15 दिन में बनाती है, तो वो चाहे भले ही प्राइजेस 80,000 हो जाए, उसको बेचारे को इतना ही टाइम लगेगा सीनरी बनाने में। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सप्लाई नहीं बढ़ी आपके प्राइजेस बढ़ने से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिशेबल गुड्स। देखिएगा पेरिशेबल गुड्स का क्या मतलब है, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एट द इवनिंग फ्रूट सेलर सेल मोर क्वांटिटी एट ए लोअर प्राइस। देखो हमने क्या पढ़ा कि जितने ज़्यादा प्राइजेज होंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, सप्लाई होगी। बट हमने तो एक बात नोट की है कि जब हम इवनिंग में जाते हैं तो वो जो सेलर होता है वो फ्रूट्स को लोअर प्राइजेस पे बेच रहा था कि देख भाई ले जा, ठीक है, मैं कम में लगा दूंगा, ठीक है। तो मतलब कम प्राइजेस पे वो ज़्यादा सेल कर रहा है। तो ये कुछ हटके पॉइंट्स थे जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, हमारा अप्लाई नहीं होता है। देखिएगा उसके बाद आता है आपका चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, हमारा अलग से टॉपिक कि चेंज इन सप्लाई में देखिएगा चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जो प्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो चेंज होगा वो फैक्टर्स में होगा। फैक्टर्स मतलब आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये सब आपके फैक्टर्स जो हमने अब पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं। तो देखिएगा प्राइजेस जो हैं वो आपके कांस्टेंट है। प्राइजेस पहले भी 10 थे अब भी 10 है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। पर आपकी सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न ये है कि आपने अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी देना शुरू कर दिया, तो इसलिए आपकी क्या हो गई, जो सप्लाई है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, शिफ्ट हो गई। क्लियर है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्राइजेज़ पहले भी सेम थे, अब भी सेम है, कोई चेंज नहीं है प्राइजेज़ में, पर सप्लाई क्या हो गई आपकी, कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप पर क्या लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो गया आपका, और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हो तो आपकी सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है कि चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब सप्लाई में चेंज होगा जब प्राइजेस आपके क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, या तो कम हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। एक बात मेरी याद रखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज में हमेशा क्या होती है, मूवमेंट होती है, और इधर क्या होता है, शिफ्ट। ये शिफ्ट ही तो हुआ है यहाँ से। अब यहाँ क्या होता है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसी हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मतलब कम, या एक्सटेंशन मतलब ज़्यादा। जब प्राइजेस क्या थे, 5 थे तो आप 10 बिस्किट के पैकेट सेल करते थे, जब प्राइजेस 10 हो गए तो आप बिस्किट के पैकेट 20 सेल करते हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ से मूव हो गया, जो सप्लाई कर वही क्या से मूव हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइजेस 20 थे, सॉरी प्राइजेस जब 10 थे तो आप कितना सेल करते थे, 20। प्राइजेस जब कम हो गए तो आपने क्या कर दिया, कम बेचना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर है। इसमें अपवर्ड और इसमें क्या हो गया, डाउनवर्ड। अब देखो आपका टीचर अगर आपसे ये पूछ ले कि डिक्रीज इन सप्लाई में डिफरेंस बताइए और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में, तो ये याद रखा करो कि डिक्रीज इन सप्लाई आया कहाँ पे था, चेंज इन सप्लाई में आया था। और चेंज इन सप्लाई में क्या था कि जहाँ पे फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइजेस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर है, आ गई बात समझ में। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, डिक्रीज इन सप्लाई में, कि डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट होता है, और ये वाला डायग्राम बनाओगे। आ गई बात समझ में। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, किस में आता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में। यहाँ पे सिर्फ प्राइजेस में चेंज होता है, ठीक है, और ये बना के दिखाओगे। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइजेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कि प्राइजेस के चेंज होने से आपका सप्लाई में कितना चेंज होता है। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा इसमें हमारे 5 पॉइंट है। फर्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब आपका ES=1 होता है, ठीक है, मतलब जितना चेंज आपका किस में होगा, प्राइजेज़ में होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा क्वांटिटी में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइजेज़ है वो 10 से बढ़ा, तो 10 से ही आपकी क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ। पहले 10 था तो क्वांटिटी भी 10 थी, प्राइजेज़ जब 20 हुए तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो देखो आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये प्राइस का है, ये वाला एरिया किसका, क्वांटिटी का, तो आपको बराबर नहीं लग रहे, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये क्या है, 45 डिग्री का क्या हो गया, एंगल हो गया, ये पूरा किसका है, 90 डिग्री का, ठीक है। आ गई बात समझ में। उसके बाद आता है सेकंड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होती है, मतलब कोई चेंज नहीं होता किसमें, सप्लाई में। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है, चेंज। आ गई बात समझ में। तो ये वाला क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, इस यहाँ बताना मुझे कौन सा चेंज हो रहा है, बिल्कुल सेम है, चाहे प्राइजेस आपके कितने भी रख लो, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। आ गई बात समझ में। उसके बाद आता है नेक्स्ट है, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक, पूरा चेंज हो रहा है। तो देखिएगा प्राइजेस आपके क्या हैं, कांस्टेंट है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, पर आपकी सप्लाई तो चेंज होती जा रही है, ठीक है, इसीलिए कहा है ES=इन्फिनिटी। उसके बाद है ES more than 1, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चेंज किस में, 1 एक तरह से क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज अब किस में हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रही है एज़ कंपेयर टू किसके, प्राइस के। आ गई बात समझ में। तो देखिएगा ये वाला जो एरिया है वो किसका है, ये वाला एरिया किसका है, प्राइस का है, ये वाला किसका एरिया है, क्वांटिटी का। तो देखिएगा अब जब मतलब क्या होगा, जब प्राइजेस के थोड़ा सा बढ़ने से, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ने से आपके सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा। क्लियर है।
ठीक है। और ये देखो एरिया किसका ज़्यादा है, आपका सप्लाई का ज़्यादा है, तो ई एस मोर, ई एस क्या है, मोर देन किसके, वन के। आ गई बात समझ में। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन वन। वन मैंने क्या बताया था, प्राइस, मतलब प्राइजेस के चेंज होने से सप्लाई में क्या होगा, कम चेंज होगा। अब देखिएगा, रटने की बात नहीं है। जब प्राइजेस में देखो यहाँ से यहाँ चेंज हो गए, प्राइजेस बढ़ गए, तो सप्लाई चेंज हुई है पर कम हुई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब चेंज हुआ है सप्लाई में पर कम हुआ किससे, प्राइस से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो असर डालते हैं किस पे, सप्लाई पे। ठीक है, फर्स्ट है नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। देखो जितना ज़्यादा इसमें क्या है, रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा आपकी सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, मतलब इलास्टिक मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो जो रॉ मटेरियल है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो ना। अब जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा तो सप्लाई कहाँ से इंक्रीज़ हो सकती है, कहाँ से इलास्टिक हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो इनइलास्टिक हो गई। सेकंड पॉइंट है नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट का मतलब होता है प्राकृतिक बाधाएं। इफ़ इफ़ वी वांट प्रोड्यूस टिक वुड, इट्स प्लांटेशन टेक ईयर, सप्लाई इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। कहता है अगर आप एक लकड़ी है टिक वुड को स्पेशल टाइप की, कहता है अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसकी प्लांटेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। आ गई बात समझ में। ऐसे तो नहीं है कि आज उगाओगे और कल आपको, आज बीज बोया और कल आपको मिल जाएगा, नहीं। तो कहता है उसके काफ़ी साल लगेंगे उसको उगने में। तो सप्लाई क्या हो गई आपकी, इन इलास्टिक, कोई चेंज ही नहीं होगा या लेस इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो प्राकृतिक बाधाएं हैं, इसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। क्लियर है। अब उसके बाद देखिएगा, थर्ड पॉइंट है रिस्क टेकिंग। प्रोड्यूसर रेडी टू टेक रिस्क, सप्लाई इलास्टिक। कहता है अगर प्रोड्यूसर जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है, मतलब कोई प्रोड्यूसर ऐसा है कि भाई एक बार बना के देख लेते हैं, आ गई बात समझ में, दे बिकेगा या ठीक है, नहीं बिकेगा तो ठीक है, मतलब वो बना रहा है, रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ही इज़ रेडी टू प्रोड्यूसर मोर सप्लाई। ठीक है, विल इंक्रीज, मतलब वो अगर ज़्यादा क्या है, अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स क्या होगा, लेस इलास्टिक हो जाएगी आपकी सप्लाई, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं आपके जो एक दो दिन में ख़राब हो जाते हैं, तो आपके हाथ में ही नहीं है। ठीक है, क्या कर दो आप, सप्लाई को चेंज कर दो। क्लियर है, क्योंकि टाइम ही आपके पास इतना ज़्यादा कम है, तो आपकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। ड्यूरेबल गुड्स के टाइम में वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, जो टीवी है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, आपके पास पूरा टाइम है, तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी, मोर इलास्टिक। ठीक है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, सप्लाई जो है वो लेस होगी। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को वीट उगाना है, और जो वीट उगाना है तो मेरे को लैंड मिल रही है 50,000 में, एक खेत मिल रहा है एक साल के लिए, तो अगर अगर वही जो क्या हो जाए, अब मेरे को 70,000 में मिलने लग जाए, तो मैं कहूँगी कि भाई मेरे बस की तो बात ही नहीं है। क्लियर है। तो क्या हो गई हमारी, मैं उगाऊंगी ही नहीं तो सप्लाई कहाँ से हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, लेस इलास्टिक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है टाइम फैक्टर। लॉन्ग पीरियड के केस में क्या होता है, मोर इलास्टिक, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है, आप जितना चाहे सप्लाई को बढ़ा सकते हो। और शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, लेस इलास्टिक। आ गई बात समझ में, कि शॉर्ट पीरियड में नहीं बढ़ सकती, कि ना तो आप लैंड को परचेज कर सकते, ना एकदम से आप लेबर को अरेंज कर सकते, ना ही आपके पास पैसा है। लेबर को तो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते, पर लैंड और कैपिटल आपके पास नहीं आएगी। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिएगा, लेस इलास्टिक इफ़ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कॉस्टली होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सप्लाई जो है क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होगी। सप्लाई ज़्यादा चेंज नहीं होगी अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉस्टली है, बिकॉज प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजी कॉस्टली है उसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, सो प्रोडक्शन आल्सो नॉट इंक्रीज।
ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं तो सप्लाई भी इंक्रीज़ नहीं, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से हो जाएगी। आ गई बात समझ में। एंड वाइस वर्सा, जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी सिंपल होगी उतना ज़्यादा हम उसके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो आपकी क्या होगी, सप्लाई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।